जय हिंद साथियों। मैं आर के स्वामी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्वामी क्लासेस फाजिलका में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम हिंदी व्याकरण का विस्तृत रूप से अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो है वर्ण विचार और शब्द विचार का अध्ययन कर लिया है। इसके साथ ही हमने शब्द विचार के अंतर्गत विकारी शब्द का अध्ययन किया है, जिसमें हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का अध्ययन किया है। क्रिया के अंतर्गत ही हमने काल का भी अध्ययन कर लिया है। और आज की इस क्लास में हम अविकारी शब्द यानी कि अव्यय शब्दों का अध्ययन करेंगे। साथियों, आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए सभी साथी वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं, एक बार सभी साथी अपने अपने स्टडी ग्रुप में वीडियो का लिंक सेंड कर दें ताकि चैनल के साथ नए साथी जुड़ सकें और हिंदी की तैयारी कर सकें। अविकारी शब्द या अव्यय शब्द। सबसे पहले हम अविकारी शब्द यानी कि अव्यय शब्द की परिभाषा देखते हैं कि अव्यय शब्द कहते किसे हैं। परिभाषा: जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल से अप्रभावित यानी कि अपरिवर्तित रहते हैं उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। कहने का भाव यह है कि वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक और काल से प्रभावित नहीं होते हैं, यानी कि उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है या बदलाव नहीं देखने को मिलता है, उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। ओके जी, यहाँ तक ये 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि अविकारी शब्द या अव्यय शब्द जो हैं 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। नंबर 1 पर है, यानी कि क भाग में है क्रिया विशेषण, ख भाग में है संबंध बोधक, ग भाग में है समुच्चय बोधक और घ भाग में है विस्मय आदि बोधक। यानी कि यह 4 प्रकार के अविकारी शब्द होते हैं जिन्हें अव्यय शब्द भी कहते हैं। एक बार फिर से देख लो कौन कौन सी हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। ओके जी, इन सभी का आगे हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। देखिए, हेडिंग बनाओ सबसे पहले क भाग में क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण को समझते हैं, ध्यान से देखना। ऐसा अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताता है या वह शब्द जो क्रिया के पहले आकर क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। कहने का भाव यह है कि वह शब्द जो क्रिया से पहले आकर क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ओके जी, अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पर है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 2 पर है कालवाचक
क्रिया विशेषण। नंबर 3 पर है रीतिवाचक क्रिया विशेषण और नंबर 4 पर है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ओके जी। अर्थ की दृष्टि से देखें तो क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, नंबर 2 पर है कालवाचक क्रिया विशेषण, नंबर 3 पर है रीतिवाचक क्रिया विशेषण और नंबर 4 पर आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ओके जी, यहाँ तक सभी को। इनका अध्ययन देखते हैं आगे। नंबर 1 पर है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसे समझते हैं। जो क्रिया विशेषण स्थिति या स्थान और दशा या दिशा का बोध कराता है, या वे अविकारी शब्द जो किसी क्रिया के पहले आकर उसकी स्थान संबंधित विशेषता का बोध कराए, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कहने का भाव यह है कि जो क्रिया विशेषण किसी स्थिति या स्थान या दशा या दिशा का बोध कराता है, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके आगे 2 उपभेद होते हैं, यानी कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण के आगे 2 उपभेद किए जाते हैं। अगर हम इसकी पहचान की बात करें तो इसमें क्या होता है, किसी वाक्य के अंदर स्थानवाचक क्रिया विशेषण का पता लगाना है तो उस क्रिया से हमें कहाँ शब्द लगाकर प्रश्न करें तो जो उत्तर मिलता है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। इसके 2 उपभेदों को आगे देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं। देखिए, नंबर 1 पर है दिशा बोधक। इसके अंतर्गत जिधर, इधर, उधर, दाएं, बाएं, सर्वत्र, किधर, हर तरफ इत्यादि शब्द देखने को मिलते हैं। नंबर 2 पर है स्थिति बोधक। इसके अंतर्गत बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, पास, दूर, सामने, यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ इत्यादि शब्द देखने को मिलते हैं। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण में देखो, नंबर 1 पर उदाहरण है राम छत पर बैठा है। राम छत पर बैठा है। अगर हम इस वाक्य से कहाँ शब्द लगाकर क्रिया से प्रश्न करें तो हमें जो उत्तर मिलेगा वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे राम कहाँ पर बैठा है, यानी कि उत्तर मिलेगा छत पर। तो राम छत पर बैठा है, जो छत शब्द है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखो, मोहन जयपुर गया। इस वाक्य में जयपुर जो है हमें स्थान का बोध करा रहा है, इसलिए यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। नंबर 3 उदाहरण देखो, पिताजी बाहर बैठे हैं। इसमें बाहर शब्द जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ओके जी, सभी को। आगे देखते हैं। नंबर 2 पर है कालवाचक क्रिया विशेषण। इसे समझते हैं। जो क्रिया विशेषण क्रिया के समय का बोध कराता है, या वे अविकारी शब्द जो क्रिया के पहले आकर उसकी काल संबंधित विशेषता का बोध कराए, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके आगे
तीन उपभेद होते हैं, यानी कि कालवाचक क्रिया विशेषण को आगे तीन उपभेदों में बांटा जाता है। अगर हम इसकी पहचान की बात करें तो वाक्य में अगर हम कब शब्द लगाकर क्रिया से प्रश्न करें तो जो उत्तर मिलता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके तीन उपभेद देखते हैं कौन कौन से हैं। नंबर 1 पर है समय बोधक। इसके अंतर्गत आज, कल, परसों, अब, जब, पहले, पीछे, सवेरे, फिर इत्यादि शब्द देखने को मिलते हैं। नंबर 2 पर है अवधि बोधक। इसके अंतर्गत निरंतर, कभी ना कभी, अब तक, सतत, नित्य, प्राय, आजकल, सर्वदा, सदैव, लगातार, हमेशा इत्यादि शब्द देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं। नंबर 3 पर है पुनः पुण्य बोधक। इसके अंतर्गत बार बार, प्रतिदिन, बहुधा, कई बार, घड़ी घड़ी, हर घड़ी इत्यादि शब्द देखने को मिलते हैं। ओके जी, इसे हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखो। उदाहरण में नंबर 1 उदाहरण देखो, राम आज आएगा। इसमें आज शब्द जो है कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। नंबर 2 उदाहरण देखो, मोहन आज शाम दिल्ली गया। इस वाक्य में आज शाम शब्द जो है कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। यानी कि क्रिया से अगर हम कब शब्द लगाकर प्रश्न करें तो इसकी पहचान की जा सकती है। ओके जी, आगे देखते हैं। नंबर 3 पर क्रिया विशेषण का भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसे समझते हैं। जो क्रिया विशेषण क्रिया की रीति का बोध कराता है, अर्थात क्रिया के होने का ढंग, कौमा तरीका, कौमा स्वीकृति, कौमा अस्वीकृति, निश्चितता, अनिश्चितता का बोध कराता है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि जो शब्द क्रिया की रीति का बोध कराता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, वे अविकारी शब्द जो क्रिया की रीति संबंधित विशेषता का बोध कराता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके आगे यानी कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण के आगे 7 उपभेद होते हैं। यानी कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण को आगे 7 भागों में बांटा जाता है। इसकी पहचान हम क्रिया से कैसे शब्द लगाकर प्रश्न करेंगे तो इसकी पहचान की जा सकती है। इसके 7 उपभेद देखते हैं। नंबर 1 पर है कारण बोधक। इसके अंतर्गत अतएव, अंतः, अंततः इत्यादि शब्द देखने को मिलते हैं। नंबर 2 पर है निषेध बोधक। इसके अंतर्गत मत, नहीं, न, ना इत्यादि शब्द देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं। नंबर 3 पर है स्वीकार बोधक। इसके अंतर्गत ठीक, अच्छा, हाँ, जी, अवश्य, जरूर
इत्यादि शब्द देखने को मिलते हैं। नंबर 4 पर है प्रश्न बोधक। इसके अंतर्गत क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किसे इत्यादि शब्द देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं। नंबर 5 पर है निश्चय बोधक। इसके अंतर्गत बेशक, निसंदेह, वस्तुतः, सचमुच, मुख्यतः इत्यादि शब्द देखने को मिलते हैं। आगे देखिए। नंबर 6 पर है अनिश्चय बोधक। इसके अंतर्गत यथासाध्य, यथासमर्थ, यथायोग्य, संभवतः, शायद, यथासंभव, यथाशक्ति इत्यादि शब्द देखने को मिलते हैं। नंबर 7 पर है प्रकार बोधक। इसके अंतर्गत परस्पर, अचानक, यूं ही, ध्यानपूर्वक, जैसे तैसे, सहसा, धीरे धीरे, सने सने, जल्दी जल्दी, तिल तिल इत्यादि शब्द देखने को मिलते हैं। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखो। नंबर 1 पर उदाहरण है तुम जल्दी बैठो। इस वाक्य में जल्दी शब्द जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। नंबर 2 पर देखो बस अचानक चल पड़ी। तो अगर हम क्रिया से कैसे शब्द लगाकर प्रश्न करें तो हमें उत्तर मिलेगा अचानक, यानी कि बस कैसे चल पड़ी, यानी कि अचानक चल पड़ी। यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। ओके जी, यहाँ तक सभी को आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो आगे देखिए। नंबर 4 पर क्रिया विशेषण का भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसे समझते हैं। जो क्रिया विशेषण क्रिया के परिमाण या मात्रा यानी कि माप या तौल का बोध कराता है, या वे अविकारी शब्द जो क्रिया की मात्रा संबंधित विशेषता का बोध कराए, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके आगे 5 उपभेद होते हैं, यानी कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को आगे 5 उपभेदों में बांटा जाता है। इसकी अगर हम पहचान की बात करें कि इसे कैसे पहचाना जाए, तो वाक्य में अगर क्रिया से कितना शब्द लगाकर प्रश्न करेंगे तो जो उत्तर मिलेगा उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके 5 उपभेद देखते हैं। नंबर 1 पर है प्राप्ति बोधक। इसके अंतर्गत केवल, बस, काफ़ी, ठीक, पर्याप्त, बराबर इत्यादि शब्द देखने को मिलते हैं। नंबर 2 पर है तुलना बोधक। इसके अंतर्गत कितना, जितना, इतना, उतना इत्यादि शब्द देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं। नंबर 3 पर है न्यूनता बोधक। इसके अंतर्गत कम, थोड़ा, कुछ, जरा सा, इतना सा इत्यादि शब्द देखने को मिलते हैं। आगे देखिए। नंबर 4 पर है क्रम बोधक। इसके अंतर्गत यथाक्रम, कर्मानुसार, एक एक करके इत्यादि शब्द देखने को मिलते हैं। नंबर 5 पर है
आधिक्य बोधक। इसके अंतर्गत भारी, बहुत, अधिक, अति, खूब, पूर्ण इत्यादि शब्द देखने को मिलते हैं। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखो, नंबर 1 पर उदाहरण है, गीता कम पढ़ती है। गीता कम पढ़ती है। अगर हम पढ़ती क्रिया से कितना शब्द लगाकर प्रश्न करेंगे तो हमें उत्तर मिलेगा कम। यानी कि गीता कितना पढ़ती है, गीता कम पढ़ती है। इसलिए कम शब्द जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। इसी प्रकार से नंबर 2 उदाहरण देखो, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। इसमें यानी कि इस वाक्य में जितना और उतना, यह 2 शब्द जो हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। नंबर 3 उदाहरण देखो, राम खाना बहुत खाता है। राम खाना बहुत खाता है। राम कितना खाना खाता है? तो हमें उत्तर मिलेगा बहुत खाता है। तो बहुत शब्द जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। ओके जी, यहाँ तक सभी को आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। साथियों, आज की इस क्लास में हमने क्रिया विशेषण का अध्ययन किया है। कल की क्लास में हम यहाँ से आगे अध्ययन करेंगे। आशा करता हूँ आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। चैनल के साथ नए साथियों को अवश्य जोड़ें ताकि वो भी हिंदी की तैयारी कर सके। ओके जी, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।